हाय एवरीवन, दिस इज निशांत सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी सेफ एंड गुड. You all must be staying at home and only going out when it's necessary. Alright? So now today we are going to study class 9th SST, that is the French Revolution History Chapter 1. Alright? तो आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप सभी लोग अच्छे हैं, ठीक है? घर पे रहिए ज्यादा से ज्यादा. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना का जो मार है बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज घर पे ही रहिए. जब जरूरत पड़े तभी बाहर निकलिए आप लोग, ठीक है? तो आई होप कि घर पे आप लोग पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से, ठीक है? आप लोगों को अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, ठीक है? अगर नहीं आ रहे होंगे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जो है वो वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है? तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 9th का क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति, ठीक है? तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. पहला टॉपिक है आपका द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी के लास्ट में फ्रेंच की जो सोसाइटी, जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी, ठीक है, वो कैसी थी उस टाइम पे, क्या उनका हालत था. क्लियर? तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों की जो फ्रांस की सोसाइटी थी उस टाइम पे वो मिडीवियल डिजाइन की थी, ठीक है? मिडीवियल डिजाइन की थी, यानी कि मिडिल, जैसे इंडिया में था ना हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मिडिल और फिर एक मॉडर्न हिस्ट्री, उसी तरह ये मिडीवियल टाइम्स की बात है. जो सोसाइटी थी उस टाइम पे वो कैसे डिवाइड हो रखी थी? पहले लेवल पे आता तुम्हारा कलर्जी, दूसरे पे नोबिलिटी और तीसरे पे तुम्हारे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीसेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पीसेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट्स. तो इन 3 हायरार्कियल वहां पे स्टेटस बना हुआ था, ठीक है? जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ. पहले पे थे कलर्जी, ठीक है? दूसरे पे थे तुम्हारे नोबिलिटी और तीसरे पे थे तुम्हारे स्मॉल बिजनेसमैन, पीसेंट्स, आर्टिसंस, ठीक है? स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल आर्टिसंस, ठीक है? स्मॉल पीसेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स. तो यहाँ पे है, मार्क कर देता हूँ यहाँ पे. ये हो गए तुम्हारे फर्स्ट लेवल के, दूसरे लेवल के, ये सारे जो हैं थर्ड लेवल के थे, ठीक? तो इन 3 बेसिस पे जो है उस समय फ्रांस की सोसाइटी जो है डिवाइड हो रखी थी. क्लियर? तो देखो, जो लुइस 16 था, लुइस 16 जो था वो उस समय फ्रांस की गद्दी पे बैठा हुआ था. कब? 1774 में, ठीक है? लुइस 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली, कहा ये किस किंगडम का था? बॉर्बन एम्पायर का था. एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774, यानी कि 1774 में जो है लुइस 16 फ्रांस की गद्दी पे बैठा था. जब उस समय 20 साल का था, जब और 20 साल के बाद जो है उसने शादी किया था किससे? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, जिसका नाम था मैरी एंटोनीटे. क्लियर? उस समय जो, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पर्सनल लाइफ. क्लियर? उस समय जब वॉर हुए थे, जब फ्रांस इंडिपेंडेंट बन रहा था, ठीक है, तो बहुत सारे जो एनिमीज कंट्री थे यूरोप के, जैसे फ्रांस हो गया, प्रशिया हो गया, रसिया हो गया. क्लियर? उस समय जब वॉर चल रहा था उन लोगों से, तो बहुत सा जो ट्रेजरी था, यानी कि जहाँ पे जो बैंक्स थी वहां की, वो सारी की सारी जो है काफी ज्यादा नीलाम हो चुकी थी, बहुत ज्यादा खाली, उनका जो एम्प्टी हो चुकी थी. फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस वाज डिक्लाइंड, यानी कि जो ड्रेन्ड मतलब खत्म हो चुका था बिल्कुल ही वॉर के कारण. ट्रेजरी वाज एम्प्टी, यानी कि जो बैंक थे वहां पे, जो नेशनल बैंक थे वहां पे उस टाइम फ्रांस में, वो सारे के सारे वहां पे पैसे जो खत्म हो चुके थे, ठीक है? और लुइस 16 जो था, उसने जो फ्रांस ने लुइस 16 के अंडर में, ठीक है, फ्रांस ने लुइस 16 के अंडर में क्या किया था कि जितने वहां पे 13 कॉलोनी ऐसी थी, ठीक है, 13 एरिया ऐसे थे यूरोप के, जिनको जो है उसने इंडिपेंडेंट बनाया था. किससे? ब्रिटेन से, ठीक है? और ब्रिटेन जो है इन 13 कॉलोनीज का एनिमी था, कॉमन एनिमी था ब्रिटेन. और लुइस 16 जो था उसने उसी ने जो है
इन 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजाद कराया था। ठीक है, जब वहां पर ट्रेजरी खत्म हो चुका था, वॉर में बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद हो चुके थे, ठीक है, हर चीजों को मेंटेन करना जरूरी हो गया था, पॉपुलेशन को देखते हुए, फूड शॉर्टेज को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए वहां पे इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वहां पे जो कर्ज था फ्रांस का, ठीक है, वो करीब करीब जो है 20 करोड़ तक पहुंच चुका था। ठीक है, पहले जो था वॉर की वजह से कितना था, पहले 1 मिलियन था, यानी कि पहले 10 करोड़ था, बट ये जो आजाद कराने में जो वॉर में जो पैसा खर्च हुआ था इनको आजाद कराने में, उसके वजह से क्या होता, कर्ज कितना बढ़ गया था, करीब 20 करोड़ के करीब। क्लियर। लेंडर्स बिगेन चार्जिंग 10% इंटरेस्ट ऑन द स्टेट लोन्स, और जो लेंडर्स थे, जो अलग अलग जो बैंक्स थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो पैसा प्रोवाइड कर रहे थे फ्रांस को, ठीक है, फ्रांस के गवर्नमेंट को, उन्होंने क्या किया कि जो इंटरेस्ट था, जो पैसा लोन कर्ज पे दिया था उन्होंने इंटरेस्ट जो है उसका 10% कर दिया था, यानी कि इंटरेस्ट जो है बढ़ा दिया था अपने मुसीबतों को देखते हुए। उनके पास भी मुसीबतें थी क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं आ रहे थे, उन्होंने भी जो क्या किया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया था। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ कि फ्रांस गवर्नमेंट की जो मोस्ट ऑफ द पैसे जो थे फ्रांस गवर्नमेंट के, वो कहाँ खर्च हो गए थे, वो इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च हो गए थे, यानी कि इंटरेस्ट जो देने लग गए थे सारे जितने भी लोन देने वाले इंस्टीट्यूशंस थे, उनको उन्होंने जो है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बढ़ा दिया था। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ज्यादातर पैसा जो है फ्रांस का, वो कहाँ पे खर्च हो जाता था, सारा का सारा इंटरेस्ट देने में। ठीक है, पूंजी तो देना ही, कैपिटल तो देना ही होता था, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता था उसको 10% के हिसाब से, तो सारा का सारा पैसा जो उनका उसी में खर्च होने लग गया था। ठीक है, इसी वजह से क्या किया फ्रांस की गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उस समय फ्रांस की, उन्होंने क्या किया कि इस हालात को देखते हुए उन्होंने जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। क्लियर, टैक्सेस बढ़ाने के कारण क्या हुआ, टैक्सेस बढ़ा दिया था। ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कोर्ट्स हैं, जो आर्मी है, उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहां पे भी पैसे खर्च हो रहे थे, तो उसको देखते हुए क्या किया इसने, जो है पूरा का पूरा जो टैक्सेस जो है काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। क्लियर। और एक और बात है कि जो टैक्स का बर्डन था, ठीक है, टैक्स देने का जो बर्डन था, वो ज्यादातर किसके सर पे था, वो ज्यादातर जो थर्ड क्लास के लोग थे, यानी कि ये बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स हो गए, पीसेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, स्मॉल पीसेंट्स हो गए, लैंडलेस लेबरर्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, ज्यादातर जो है टैक्सेस जो है इन्हीं को देना पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि जो क्लर्जी और जो नोबिलिटी लोग थे, क्लर्जी लोग कौन होते हैं, जो चर्च के मालिक होते हैं, उस समय चर्च के मालिक लोगों की बहुत ज्यादा वैल्यू मानी जाती थी, जैसे यहाँ पे हमारे ब्राह्मण्स की बहुत ज्यादा वैल्यू मानी जाती थी। ठीक है, ऊंचे क्लास लोग माने जाते थे, उसी तरह फ्रांस में अगर यूरोप की बात की जाए तो वहां पे क्लर्जी और नोबिलिटी लोग बहुत ज्यादा हाई क्लास के लोग माने जाते थे। ठीक है, नोबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप लोग, ठीक है, पढ़े लिखे हाई क्लास के लोग, और क्लर्जी यानी कि वो सारे लोग जहाँ पे जो चर्च के मालिक होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को जो है, ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, इन लोगों को जो है टैक्स से एग्जाम्पशन मिला हुआ था, यानी कि इनको एक प्रिविलेज मिला हुआ था बर्थ से, और प्रिविलेज ये था कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंच गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू स्पेंड मच ऑफ देयर मनी ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये मैंने अभी बताया आप लोगों को। ठीक है, स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस फॉर मेंटेनिंग आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटी, यानी कि इन सबको मेंटेन करने के लिए जो है उनको टैक्स बढ़ाना पड़ा था स्टेट गवर्नमेंट को फ्रांस के। तो फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी, ये सब बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, ओनली थर्ड सोसाइटी पेड टैक्सेज, यानी कि जो थर्ड सोसाइटी थी, यानी कि जो बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, पीसेंट्स थे, ये जो लोग थे, इन्हीं को जो है सारा टैक्स का बर्डन इन्हीं के सर पे आया था। ठीक है, पीसेंट्स मेड अप ऑफ 90% पॉपुलेशन। देखो, जो पॉपुलेशन थी फ्रांस के उस टाइम पे, उस समय पे जो पॉपुलेशन फ्रांस थी उसमें 90% ऐसे लोग थे जो ज्यादातर पीसेंट्स या स्मॉल बिजनेसमैन हुआ करते थे। ठीक है, बट ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पीसेंट्स ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, यानी कि उनमें से 90% में से कुछ बहुत ही कम ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी जमीनें हुआ करती थी, और वो भी छोटी छोटी जमीनें। क्लियर, जिन पे वो कल्टीवेशन का काम करते थे, और वो उनको जो है ज्यादा बर्डन टैक्सेस का नहीं पड़ता था, क्योंकि एक तो वो अपनी जमीनों पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी ज्यादातर बस जो उनका टैक्स है बस वही देना पड़ेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट को सब लोग टैक्स देते थे।
और जो दूसरे दूसरे की जमीनों पर काम करते थे उनको क्या करना पड़ता था कि उनको जो है जो मालिक है उसको भी देना पड़ता था, फिर उसको स्टेट को भी देना पड़ता था टैक्सेस। बट जिसके पास अपनी जमीनें थी उनको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। तो उसमें से कुछ ऐसी छोटे पॉपुलेशन थी पीसेंट्स की जो जिनके पास अपनी जमीनें थी और वहां पे वो खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। About 60% of the land was owned by the nobles, churches and the rich members of the third state। यानी कि जो 60% ऐसी जमीनें थी यूरोप में, फ्रांस की बात की, यूरोप की बात की जाए तो 60% ऐसे जमीनें थे जिनके मालिक कौन थे? जिनके मालिक थे नोबल्स, चर्चेज और रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड क्लास, ठीक है। तो ये लोग जो है ये इनके पास ही ज्यादातर जमीनें हुआ करती थी। क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। और जो क्लर्जी और नोबिलिटी मैंने बताया था अभी, क्लर्जी और जो नोबिलिटी लोग थे उनको जो है बहुत ज्यादा सर्टेन प्रिविलेजेस यानी कि बहुत ज्यादा छूट मिला करता था उनको, क्योंकि बर्थ के कारण, क्योंकि बाय बर्थ ही जो है वो लोग बहुत ही हाई क्लास के लोग हुआ करते थे, इसीलिए इसी वजह से जो है उनको बहुत ज्यादा छूट मिलने लग गया था शुरू से ही। दे एंजॉयड एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, यानी कि उनको जो है स्टेट को टैक्सेस देना नहीं पड़ता था। दे एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, फ्यूडल मतलब पूर्वजों को जो मिलता आ रहा था, जो प्रिविलेजेस जो छूट पूर्वजों को मिलता आ रहा था उनको वही प्रिविलेजेस जो है वो आगे भी एंजॉय करते आ रहे थे, ठीक है। पीसेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू देयर हाउसेज टू दीज क्लासेस। और जो पीसेंट्स थे, जो गरीब लोग थे, उनको जो है मजबूरी में जो है उनको इनके लिए काम करना पड़ता था। दे वर्क ऑन देयर फील्ड्स एंड हाउसेज, दे रेंडर सर्विसेज इन आर्मी एंड पार्टिसिपेट्स इन बिल्डिंग रोड्स। यानी कि जो है जो छोटे छोटे काम आर्मी में सर्व करना, ठीक है, उनके घरों में काम करना, उनके फील्ड्स में काम करना, ठीक है, रोड्स बनाना, ये सारे के सारे किसके अंडर में होता था? सारे के सारे पीसेंट्स जो थे वही ये काम किया करते थे। चर्च कलेक्टेड टैक्सेस सच एज तिथिस, ठीक है, टैक्सेस तिथिस, जो कि तिथिस मतलब ये एक टैक्स है, एग्रीकल्चरल टैक्स। वन टेंथ, यानी कि ये जो भी प्रोड्यूस होता था उनके फील्ड से, ठीक है, क्लर्जी और नोबिलिटी के फील्ड से जो भी प्रोड्यूस होता है उसका 1/10 टैक्स जो है ये लोग लेते थे, जिसको बोलते हैं तिथिस, ठीक है। फ्रॉम पीसेंट्स, यानी कि जो पीसेंट्स है, जो जमीनों पर काम करते थे अपने, या फिर जो क्लर्जी लोगों के, जो नोबिलिटी लोगों की जमीनें होती थी, जब वहां पे काम करते थे पीसेंट्स लोग, तो पीसेंट्स जो है उनको टैक्सेस देना पड़ता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उस फील्ड से उसका 1/10 जो है टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। किसको? क्लर्जी और नोबिलिटी को वो लोग टैक्स देते थे पीसेंट्स लोग, और उसी को बोलते हैं तिथिस, TITHES, तिथिस। ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड क्लास पे टैक्सेस सच एज टैले होता है डायरेक्ट टैक्स, जो कि स्टेट को हम लोग पे करते हैं, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज गुड्स लाइक सॉल्ट एंड टोबैको, यानी कि जो भी मेंबर्स थे थर्ड क्लास के, बिजनेसमैन हो गए, पीसेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, स्मॉल पीसेंट्स हो गए, लैंडलेस लेबरर्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, उन सबको जो है टैक्सेस देना पड़ता था। पहला टैक्स कौन सा था? टैले, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि एवरीडे गुड्स का जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे नमक हो गया, टबैको हो गया, उन पे भी जो है टैक्स देना पड़ता था। किसको? सिर्फ थर्ड क्लास के लोगों को। The burden of the financing state activities was borne by the third states alone। और जो भी एक्टिविटीज होती थी स्टेट की, जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती थी, ठीक है, वो किसके पैसे के द्वारा होती थी? वो सारा का सारा थर्ड स्टेट के जो भी मेंबर्स थे उन्हीं पे सारा बर्डन आता था, सारे एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का, और सारे फंड्स को सारे फंड्स देने का, और सारा एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने का सारा का बर्डन किस पे आता था? सारा का सारा बर्डन जो है थर्ड स्टेट पे आता था, जो कि बिग बिजनेसमैन थे, पीसेंट्स से, आर्टिसंस थे, स्मॉल पीसेंट्स से, लैंडलेस लेबरर्स थे और सर्वेंट्स से। क्लियर? तो आई होप ये तो टॉपिक समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज इस टॉपिक को एक बार पढ़ भी लेना तुम लोग, ठीक है। ये हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसका पहला टॉपिक है, इसको एक बार पढ़ लेना। और उसमें कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल सकते हो तुम, ठीक है। तो इसको मैं बता दूं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। इसको प्लीज PDF जो मिलेगा उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा ज्यादा, ठीक है। मिटा रहा हूँ उसको मैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे अपने।
सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसका मतलब कि किस तरह से जो है फ्रांस के लोगों ने स्ट्रगल किया था सर्वाइव करने के लिए जब वहां पे 18th सेंचुरी खत्म होने वाला था। ठीक है, जब रेवोल्यूशन वहां पे आने वाला था। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। यानी कि जो फ्रांस का पॉपुलेशन था, अगर बात की जाए 1715 टू 1789 की, तो फ्रांस का रेवोल्यूशन कब आया था? 1789। यानी कि वो ये स्ट्रगल टू सर्वाइव उस टाइम की बात बता रहा है कि जब 1715 में जो पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका था। क्लियर? कब तक? 1789 तक। तो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन यानी कि 230 लाख 230 लाख टू 280 लाख। ठीक है, जो उसका पॉपुलेशन जो है 230 लाख से जो है 280 लाख तक बढ़ चुका था 1789 में। ठीक है, दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड्स ऑफ द फूड ग्रेन्स। जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड की डिमांड्स बढ़ेंगी, उनको सरवाइव करने के लिए उस पॉपुलेशन को। जमीनों की डिमांड्स बढ़ेंगी वहां पे रहने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए। पानी की डिमांड बढ़ेगी। क्लियर? तो फूड ग्रेन्स की जो है काफी डिमांड बढ़ने लग गई थी वहां पे फ्रांस में उस टाइम पे। क्लियर? जो बट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। और जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का फ्रांस में उस समय, वो प्रोडक्शन जो है बढ़ते डिमांड के साथ बराबरी नहीं कर पाया था। दिस लेड टू एन इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ऑफ ब्रेड। जिसकी वजह से क्या हुआ? जाहिर सी बात है, जब किसी चीज की कमी होगी और चाहने वाले बहुत सारे होंगे तो डिमांड जो है ऑटोमेटिकली जो है प्राइस वो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाता है, भाव जाहिर सी बात है बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें भी यही केस है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई थी, ठीक है, और डिमांड्स बढ़ने लग गई थी फूड ग्रेन्स की, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो प्राइसेस ऑफ ब्रेड का, जो कि स्टेपल फूड मतलब कहने का कि डेली यूज करने वाला सामान, ठीक है, डेली मतलब पूरे साल यूज करने वाले सामान, उसको पूरे साल इस्तेमाल किया था ब्रेड को। ठीक है, वो उसका दाम जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था। क्लियर? मोस्ट ऑफ द वर्कर्स were employed in small workshops whose owners fixed their wages। ठीक है, और प्राइस बढ़ने के बाद क्या, वहां पे जो वर्कर्स वहां पे वर्कशॉप्स में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, तो वहां के जो ओनर्स थे उन्होंने क्या किया था कि जो वर्कर्स की जो वेजेस थे यानी कि जो सैलरीज थी वो फिक्स थी उनकी, तो ठीक है ना, वो अब बढ़ाने को नाम ले रहे थे। क्लियर? तो इसके वजह से क्या हुआ था कि क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स हो रखी थी, तो जो प्राइसेस बढ़ रहे थे चीजों के, ठीक है जो प्राइसेस बढ़ रहे थे चीजों के, उनकी सैलरी जो है प्राइसेस से मैच नहीं कर पाई। यानी कि सैलरी तो फिक्स थी बट जो प्राइसेस प्रोडक्ट्स के वो हर बार बढ़ी रहते हैं बट उनकी सैलरी बढ़ी नहीं रही थी। तो जाहिर सी बात है कि एक हार्डशिप आ ही जाता है, काफी ज्यादा मुसीबत आ ही जाती है किसी पे भी। मान लो सैलरी तुम्हारी फिक्स है और दाम जो है चीजों के बढ़ने लग जाए, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा सेविंग्स कम होगा, खर्चा बहुत ज्यादा होने लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो वही चीज जो है वर्कर के साथ हुआ था कि उनकी सैलरी फिक्स हो रखी थी बट चीजों के सामान रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत ज्यादा दिक्कत में वो लोग आने लग गए थे, वर्कर्स लोग। क्लियर? इसकी वजह से क्या हुआ कि जो गैप था पुअर और रिच में वो ज्यादा बढ़ने लग गया था। यानी कि रिसोर्सेज जो थे, रिच के पास जो किसी कैपेसिटी थी खरीदने की वो सारा खरीद कर रख लेते थे, और जिनके पास नहीं थे वो सारा नहीं रख पाते थे। तो एक सिचुएशन पैदा हो गया था जिसमें कि जो गरीब था वो बहुत ज्यादा गरीब होने लग गया और जो अमीर था वो बहुत ज्यादा अमीर होने लग गया था। ठीक है, थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन देयर वाज अ ड्राउट और हेल व्हिच रिड्यूस द हार्वेस्ट। और स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो जाती थी जब हार्वेस्ट नहीं हो पाती ढंग से। ठीक है, किसके कारण? या तो सूखेपन के कारण या फिर भारी बारिश के कारण। ठीक है, तो जो भी क्रॉप का हार्वेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता था, ठीक है, जब उसकी हार्वेस्टिंग में जब अगर ड्रॉट पड़ जाता था या फिर भारी बारिश होने लग जाती थी, तो जिसकी वजह से उस साल में प्रोडक्शन हो ही नहीं पाती थी जितनी होनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से क्या होता था कि और ज्यादा शॉर्टेज होने लग गया था फूड ग्रेन्स का। क्लियर? तो और भी ज्यादा जो है मुसीबत लोगों पे पड़ने लग गई थी धीरे धीरे। देयर वाज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन द ओल्ड रिजाइम ऑफ द फ्रांस। यानी कि ये जो सब्सिस्टेंस, जो गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो रहा है, अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन नहीं पा रहे हैं,
प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था कि एक सबसिस्टेंस क्राइसिस पैदा हो गया था। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा गंभीर सिचुएशन जहां पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वो भी खतरे में पड़ जाए। बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कहने का मतलब है कि तुम्हें खाना पानी, रहने को जगह, ढंग के कपड़े ना मिले, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी उस समय यूरोप में, ठीक है, जो कि फ्रांस में, जो कि ओल्ड रिजर्व यानी कि 1715 से पहले जो है ये हमेशा, लगभग हमेशा जो है कभी ना कभी ये आ ही जाती थी फ्रांस में। यानी कि जो सबसिस्टेंस क्राइसिस है, ये जो सिचुएशन था, ये हमेशा जो है फ्रांस में ओल्ड रिजाइम कहने का मतलब, ये जो ओल्ड रिजाइम लिखा हुआ है कहने का मतलब यानी 1715 से पहले, ठीक है। ये सिचुएशन जो है हर बार जो है ये फ्रांस में आती थी, ठीक है, 1715 के बाद, सॉरी इससे पहले, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रगल टू सर्वाइव समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। यानी कि किस तरह जो है मिडिल क्लास के लोगों ने, यूरोप के फ्रांस के मिडिल क्लास के लोगों ने जो प्रिविलेजेस वाला सिस्टम था, ठीक है, हायर क्लासेस को, उसको खत्म कराया था, ठीक है। The 18th century witnessed an emergence of social groups such as middle class। यानी 18th century जब शुरू हुआ था यूरोप में, तो वहां पे एक इमरजेंस हुआ था एक सोशल ग्रुप्स का, जिसका नाम था क्या? मिडिल क्लास। इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास ड्यूरिंग द 18th century। Earlier they earned their wealth from expanding overseas trade and manufacture of goods such as woolen and silk textile, either exported or bought by the rich members। यानी कि वो ज्यादातर मिडिल क्लास के कौन लोग थे? मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो ज्यादातर जो उनका पैसा कमाई का जरिया था वो क्या था कि वो लोग ओवरसीज यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करते थे। यानी कि दूसरे देश में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे वो लोग, ठीक है। दूसरे देशों से काफी ज्यादा उन लोग का व्यापार रहता था, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। यानी कि सबसे पहले क्या करते थे कि वो लोग ओवरसीज ट्रेड करते थे, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या करते थे, ठीक है। मैन्युफैक्चर क्या करते थे? गुड्स एंड टेक्सटाइल्स को, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, यानी कि वुलन और सिल्क टेक्सटाइल्स का वो मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है। जो कि ज्यादातर वो एक्सपोर्ट कर दिया करते थे दूसरे कंट्रीज में, या फिर जो बहुत रिच मेंबर्स थे वहां के उस टाइम पे, जो रिच फैमिलीज के, जो रिच क्लासेस के लोग थे, वो उसको खरीद लिया करते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अपने वेल्थ को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया था, जो कि मिडिल क्लासेस के लोग थे, मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। द थर्ड स्टेट कॉम्प्राइज ऑफ प्रोफेशनल्स। अब देखो थर्ड स्टेट में कौन कौन होता था? द थर्ड स्टेट कॉम्प्राइज ऑफ प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड मर्चेंट्स। यानी कि मैन्युफैक्चर मर्चेंट्स कौन से? ये लोग थे जो अपना मैन्युफैक्चर करते थे सिल्क और वुलन गुड्स का, और जो ओवरसीज ट्रेड किया करते थे, व्यापारी, मर्चेंट मतलब व्यापारी, ठीक है। उसके अलावा और भी कई लोग थे जो कि थर्ड क्लास मिडिल क्लासेस लोग आते थे। कौन कौन से? वो थे तुम्हारे प्रोफेशनल्स, लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ठीक है। तो मिडिल क्लास के और कौन कौन से लोग थे? एक तो मैन्युफैक्चरर्स और मर्चेंट्स तो थे ही थे, जो कि ओवरसीज ट्रेड को करते थे और मैन्युफैक्चर करते थे वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स को, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से थे? प्रोफेशनल्स थे, ठीक है, लॉयर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हुआ करते थे, क्लियर। दे वर एजुकेटेड एंड डिड नॉट बिलीव इन द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे लोग होते थे, मिडिल क्लास के लोग, तो वो बर्थ से सुविधा मिलने वाली चीजों पे विश्वास नहीं रखते थे। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि जो जन्म से जो अधिकार मिल रहा है, जो जन्म से जो उनको प्रिविलेजेस, जो राइट्स मिल रहा है, ठीक है, जो उनको छूट मिल रहा है, वो नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, क्लियर। वो इस चीज में मानते थे कि एक पर्सन की सोसाइटी में तभी कद्र हो जब उसकी मेरिट अच्छी हो, यानी कि वो पढ़ा लिखा हो, वो समझदार हो, वो अपना खुद का कमाता पीता हो, ठीक है। यानी कि उनका मानना था कि क्योंकि वो काफी ज्यादा एजुकेटेड लोग थे, तो उनका मानना था कि प्रिविलेज बाय बर्थ कोई नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। यानी कि बर्थ से छूट मिलता था, जो सुख सुविधा मिलती थी, वो नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। उनका ये मानना था कि एक पर्सन की सोशल पोजीशन
उसके मेरिट पे बेस्ड हो, यानी कि एक पर्सन की जो सोसाइटी में जो पोजीशन है वो किस पे बेस्ड हो, बर्थ से बेस्ड ना हो, बल्कि उसके मेरिट से, यानी कि उसकी समझदारी, उसके कैरेक्टर, उसके पढ़े लिखे स्कॉलरशिप में जो है उसको बेस किया जाए, उसके पोजीशन को, क्लियर, या उसके काम काज को देखकर किया जाए, ना कि बाय बर्थ उसको प्रिविलेजेस मिले। द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वाज पुट फॉरवर्ड बाय जॉन लॉकी एंड जीन रोजियो, यानी कि ये तुम्हारे स्कॉलर्स थे उस टाइम पे, ठीक है, ये तुम्हारे स्कॉलर्स थे जिसका नाम था जॉन लॉकी एंड जीन रोजियो, ठीक है। इनका मानना ये था, इन प्रोफेशनल्स का, इन लॉयर्स का, इन स्कॉलर्स का मानना ये था कि इन्होंने जो है आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी को पूरे सोसाइटी में जागरूक किया था इन दोनों ने, ठीक है। ये दोनों फिलोसफर्स थे, ठीक है। इन्होंने ही जो है आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वल लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी को अपने सोसाइटी में फॉरवर्ड लाया था। इन सारे आइडियाज को फॉरवर्ड सोसाइटी में लोगों के बीच में रखा था इन्होंने, ठीक है। कौन से फिलोसफर्स थे फ्रांस के उस टाइम। एक बुक लिखी गई है जॉन लॉकी के द्वारा, जो कि द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉकी के द्वारा एक किताब लिखी गई है, जिसमें इसने जो है डिवाइड एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क की जो पॉलिसी है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइड है, यानी कि सोसाइटी को डिवाइड करने का, और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की का जो सिस्टम था उसको खत्म करने का इसने उसके बारे में उसने लिखा हुआ है, यानी कि उसने उसको एबॉलिश किया हुआ है। इस किताब में जो है जॉन लॉकी ने क्या लिखा था कि जो जो डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइड, यानी कि जो डिवाइड की पॉलिसी है, और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की की जो पॉलिसी है वो खत्म होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह रोजियो ने प्रपोज किया था अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव। उसी तरह जो रोजियो था उसने प्रपोज किया था कि ऐसा एक गवर्नमेंट होना चाहिए, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि बेस्ड हो किस पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव वो पीपल के द्वारा चूज किया गया और पीपल को रिप्रेजेंट करे, क्लियर। उसने किताब लिखी थी द स्पिरिट ऑफ क्लॉज। ये किताब जो है ये रोसियो ने लिखी थी, ठीक है, जीन रोसियो ने, सॉरी, ये एक किताब थी जिसने लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने, किसने लिखी थी, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये बुक लिखी गई किसके द्वारा, मॉन्टेस्क्यू द्वारा, ठीक है। ही प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी, ठीक है। तो जो मॉन्टेस्क्यू एक फिलोसोफर था, उसने एक किताब लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। उसने उसमें बताया था कि जो पावर है गवर्नमेंट का वो जो डिवाइड होना चाहिए किस किस पे, 3 बेसिस पे, एक लेजिस्लेटिव बेसिस पे, एक एग्जीक्यूटिव बेसिस पे, और एक जुडिशियल बेसिस पे। तो मॉन्टेस्क्यू ने जो है एक बुक में लिखा था द स्पिरिट ऑफ बुक, जो लॉज था, जो बुक लिखा था उसने प्रपोज उसमें लिखा था कि जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से गवर्नमेंट होना चाहिए कि जो उनका पावर है गवर्नमेंट का वो डिवाइडेड हो 3 फॉर्म में। कौन कौन से, लेजिस्लेटिव फॉर्म में, एग्जीक्यूटिव फॉर्म में और जुडिशियली फॉर्म में, क्लियर। तो 3 ऐसे फिलोसफर थे उस टाइम पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम पे। कौन कौन से, एक तो जॉन लॉकी, एक जीन रोसियो और एक मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। तो 3 ऐसे फिलोसफर है जो तीनों ने अपनी अलग अलग किताब लिखी थी और अपने अपने जो है फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी और डिवीजन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट, उन सब के बारे में अपने अपने किताबों में उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो मॉडल अपनाया है, जो इस किताब में जो लिखा गया था द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, यही मॉडल जो है यूएसए में अपनाया गया था, ठीक है। जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यही जो है मॉडल अपनाया गया था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, ठीक है। और ये कब अपनाया गया था यूएसए में, जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जब 13 कॉलोनीज आजाद हुई थी, किससे, ब्रिटेन से। हमने इसके पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो लुईस 16 था फ्रांस का, उसने जो है 13 कॉलोनीज को आजाद कराया था ब्रिटेन से, ठीक है। तो जब उसने आजाद कराया था 13 कॉलोनीज को, तभी जो है यूएसए में ये मॉडल जो है अपनाया गया था उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, क्लियर। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज थॉट बाय पॉलिटिशियंस ऑफ यूरोप। और यही चीज जो है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था और उसमें जो राइट्स लिखा गया था ह्यूमंस के लिए, ठीक है,
उसी चीज को जो है बहुत ज्यादा जो यूरोप के जो पॉलिटिशियंस थे उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार किया था, ये सही होगा या सही, ये कैसे लागू किया जाए, कैसे सही होगा कैसे सही नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल राइट की जो गारंटीज है जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है वो किस तरह जो है यूरोप में भी लागू किया जा सके। ये बहुत सोच विचार करके जो है यूरोप के पॉलिटिशियंस ने बहुत इस पे सोच विचार किया था। क्लियर। और ये जो आइडियाज थे फिलोसफर्स के, मॉन्टेस्क्यू हो गया या जॉन लॉकी हो गया या जीन रोसियू हो गया, ठीक है, इसके आइडियाज को यूरोप के हर सैलून्स में, हर कॉफी शॉप्स में जो है इसको डिस्कशन किया जाने लग गया था। ठीक है। और इनके आइडियाज को मतलब एक तो सैलून्स में, कॉफी शॉप्स में, रोड्स पे, स्ट्रीट्स में बहुत ज्यादा इसके फिलोसफर्स की जो बातें थी वो बहुत ज्यादा डिस्कस होने लगी। साथ साथ न्यूज पेपर्स में, मैगजीन्स में, बुक्स में भी बहुत ज्यादा जो है इन सब चीजों को छापने लग गए थे लोग। ठीक है। और बहुत ज्यादा जो है डिस्कशन होने लग गया था। रोड पे जो है बहुत लोग जो चिल्लाने लग जाते थे लोग, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी, जिनको पढ़ने लिखना नहीं आ रहा, वो भी जो है फिलोसफर्स जो है उनकी जो थिंकिंग है, उनके जो प्रपोज मॉडल्स हैं, ठीक है, वो सुन सके। क्लियर। द न्यूज दैट, और इसी वजह से क्या हुआ था कि जब जो न्यूज छपा था कि जो लुई 16 है उसने प्लान किया था कि टैक्सेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला, ताकि जो एक्सपेंसेस है स्टेट के, जो गवर्नमेंट, जो फ्रांस के जो एक्सपेंसेस हैं उसको मीट करने के लिए जब ये न्यूज फैला था कि लुई 16 जो है टैक्सेस बढ़ाने वाला है, उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो प्रिविलेजेस वाले लोग थे, ठीक है, जो प्रिविलेज पाने वाले लोग थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, ठीक है, उनमें काफी ज्यादा एंगर और प्रोटेस्ट पैदा हो गया था। मतलब काफी ज्यादा वो भड़क गए थे इस चीज से, जब उनको पता चला था कि जो लुई 16 है वो टैक्सेस बढ़ाने वाला है हमारे लिए भी, ठीक है, ताकि स्टेट के जो मैनेजमेंट है वो ढंग से कर सके पैसे लेकर। इस वजह से क्या हुआ था कि जो क्लर्जी वाले लोग थे, जो नोबिलिटी के लोग थे, जो हाई क्लास के लोग थे, उनमें काफी ज्यादा आक्रोश और डर पैदा हो गया था। ठीक है। बहुत ज्यादा भड़क गए थे वो लोग। क्लियर। तो ये है तुम्हारा द ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एनविसेजेस एंड टू प्रिविलेज, यानी कि किस तरह से जो है उनके प्रिविलेजेस को एंड किया गया था क्लर्जी और नोबिलिटी के लोगों को। क्लियर। तो आई होप ये समझ में आ गया हो तुम लोगों को। ठीक है। प्लीज इस टॉपिक को पढ़ लेना एक बार। क्लियर। और जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डालना, ताकि मैं उसको फिर से दोबारा तुम लोग को बता सकूं वहीं पे। ठीक है। तो आइए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक के आगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रेंच में रेवोल्यूशन किस कारण और किसके वजह से आया था। ठीक है। क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल थी वहां पे रेवोल्यूशन लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए। ठीक है। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि टैक्सेस जो है, जाहिर सी बात है, जब बहुत ज्यादा वॉर में जब सारे ट्रेजरी खत्म हो चुका था, ठीक है, पैसा सारा खत्म हो चुका था, लोन्स का इंटरेस्ट जो है बढ़ता जा रहा था लुईस किंग 11 के लिए। ठीक है। लुईस 11 के लिए, जो कि फ्रांस का उस समय किंग था। तो बहुत ज्यादा असमंजस में हो गया था कि आखिर करें क्या, कैसे हम लोग जो है इसको कंट्रोल करें। जो इंटरेस्ट जो बढ़ता जा रहा था, ज्यादातर पैसा जो फ्रांस का था वो ज्यादातर वहाँ इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च हो जाता था। तो आर्मी को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेस को, यूनिवर्सिटीज को चलाना, कोर्ट को चलाना, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। तो लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ाने का सोचा था। ठीक है। बट टैक्सेस बढ़ाने का जो फंडा था, जो तरीका था पहले ओल्ड रिजाइम, फ्रांस के ओल्ड रिजाइम में, यानी कि 1715 से पहले, उसमें ये होता था कि थर्ड स्टेट जनरल्स को जो है बुलाया जाता था। ठीक है। और स्टेट जनरल क्या है? स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है कॉम्प्राइज ऑफ 3 स्टेट्स, यानी कि 3 स्टेट्स को मिला के जो है एक स्टेट जनरल बनाया गया है, जो कि एक पॉलिटिकल बॉडी था। ठीक है। वहीं पे ज्यादातर डिसीजंस लिए जाते थे। क्लियर। तो पहले ऐसा ही होता था कि जो स्टेट जनरल है वहां पे बैठकर जो है तीनों जो स्टेट्स है वहां बैठकर जो है वहां पे डिसीजंस लेते थे कि टैक्स कैसे बढ़ाया जाए, कैसे नहीं बढ़ाया जाए। ठीक है। उसी फंडे को जो है लुई 16 ने भी जो है उसी चीज को, प्रोसेस को कंटिन्यू रखा था टैक्सेस बढ़ाने के लिए। ठीक है। और जो स्टेट जनरल का मीटिंग है उसमें सिर्फ जो हेड होता था स्टेट जनरल का, उसी को अलाउड था मीटिंग को बुलाना। बट टैक्सेस को बढ़ाना इसके हाथ में नहीं था। टैक्सेस बढ़ाना जो है इसके हाथ में नहीं था। वो कौन करता था? वो किंग ही करता था। टैक्सेस बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, अल्टीमेट जो डिसीजन होता था वो किंग का ही होता था। ठीक है। ये बस मीटिंग्स बुला सकता था। क्लियर। इस पास इतना राइट्स होता था।
तो बात करते हैं लुईस 16 जो हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस, यानी कि लुईस 16 जो टैक्सेस जाहिर सी बात है बढ़ाना ही था। ऑन May 5 ही कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास अ प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस इन वर्सलीज, यानी कि मे 1789 में जो है उसने जो है एक असेंबली बुलाया था स्टेट जनरल का। स्टेट जनरल क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी था जिसमें 3 स्टेट्स को मिला के एक स्टेट जनरल बनाया गया था। क्लियर। तो स्टेट जनरल को बुलाया गया, असेंबली बुलाया गया स्टेट जनरल का, और एक रेजोल्यूशन पास प्रपोजल पास किया गया था टैक्स बढ़ाने का। कहाँ पे हुआ था, ये वर्सलीज में हुआ था। ठीक है। अब देखो स्टेट जनरल में कौन कौन से 3 स्टेट्स हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेट्स एंड सेकंड स्टेट्स एंड थर्ड स्टेट। ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट जो होते थे वो बहुत ही हाई प्रोफाइल क्लर्जी और नोबिलिटीज के लोग हुआ करते थे। ठीक है, उस टाइप के लोग हुआ करते थे। ठीक है। और थर्ड जो था, थर्ड था तुम्हारा लिबरल्स का। ठीक है, लिबरल्स, एजुकेटेड लिबरल्स के। ठीक है, जो मर्चेंट्स होते थे, बिजनेसमैन होते थे, छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते थे, ठीक है, पीसेंट्स होते थे, उनको जो है थर्ड स्टेट माना गया था। क्लियर। तो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट था, इन्होंने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव जो है भेजे थे हॉल में, जो कि वर्सलीज में हुआ था, जो वहाँ पे असेंबली जो बैठा था। ठीक है। और दोनों जो है एक दूसरे को अपोजिट फेस करके बैठे हुए थे, यानी कि ऐसे तो एक दूसरे के आमने सामने जो है बैठे हुए थे। क्लियर। थर्ड स्टेट 600 मेंबर्स हैड टू स्टैंड एट द बैक, और जो 600 मेंबर थे थर्ड स्टेट के। ठीक है, 301 फर्स्ट के, 300 सेकंड के, और 600 टोटल थर्ड के, यानी कि टोटल कितना हो गया 1200 रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। तो ये जो है 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड स्टेट के, ये जो है खड़े होते थे पीछे उन दोनों के। क्लियर। थर्ड स्टेट कॉम्प्राइज मेनली प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, यानी कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो बहुत बेसिकली जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग और बहुत ज्यादा उन्नति वाले लोग माने जाते थे। क्लियर। Peasants, artisans and women were denied entry into the hall, but their grievances and demands were put in 40,000 letters brought by the representatives, यानी कि इस मीटिंग में जो असेंबली हुआ था स्टेट जनरल का, इसमें वुमेन्स को, पीसेंट्स को, ठीक है, लेबरर्स को जो है एंट्री, आर्टिसंस को एंट्री डिनाइड कर दिया गया था, यानी कि उनको एंट्री मना कर दिया गया था। बट जो उनके दिक्कतें थी, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो उनके क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे जो है तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो है एक 40,000 के लेटर्स जो है वो लेकर आए थे अपने, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उनकी दिक्कतें थी, जो भी उनके डिमांड्स थे, उन सबको जो है इकट्ठा करके जो है 40,000 लेटर्स बनाए गए थे। सोचो। और उनको कौन लेकर आया था, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने लेकर आए हुए थे। क्लियर। अगर वोटिंग करने की बात की जाए तो अर्लियर वोटिंग इन द स्टेट जनरल वाज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स दैट ईच स्टेट वुड हैव 1 वोट। पहले जो वोटिंग का जो प्रोसेस था नेशनल जो स्टेट जनरल में, वो क्या होता था कि जो तीन स्टेट्स होते थे तो तीनों स्टेट्स अपना एक वोट देते थे। ठीक है, ये पहले प्रिंसिपल चलता आया था और इसी प्रिंसिपल को जो है लुईस 16 ने भी फॉलो किया। लुईस 16 वांटेड टू कंटिन्यू द सेम प्रोसेस प्रैक्टिस, यानी कि वो भी जो है इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहता है कि तीनों जो स्टेट्स जो बैठे हैं वो अपना एक वोट देंगे। बट members of the third state wanted voting to be done by representatives, so each state and each representative would have 1 vote. But जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने क्या बोला कि वोटिंग होगा, बट पुराने वाले तरीके से नहीं, नए तरीके से वोट होगा। नए तरीका वोट का क्या था कि जो तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो तीनों स्टेट्स हैं, उनमें जितने मेंबर्स हैं, यानी कि 300 इसमें 300 इसमें 600 1200, यानी कि 1200 मेंबर्स जो हैं वोटिंग करेंगे और सबका एक वोट माना जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा कि हर एक स्टेट के जितने मेंबर्स हैं वो सारे वोट करेंगे और उनका एक वोट का एक वैल्यू माना जाएगा। ये डिमांड रखा था थर्ड स्टेट के लोगों ने, जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे और प्रॉस्परस लोग माने जाते थे। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर रोसियो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और यही फिलोसफी जो है, यही प्रिंसिपल जो है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है, ये रोसियो जो कि एक फिलोसोफर था, उसने भी अपने बुक में यही चीज लिखा था कि जो उसका बुक था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी जो है इसने यही चीज लिखा था कि वोटिंग जो है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए। सब सारे मेंबर्स को जो है, यानी कि अडल्ट सफरेज जिसको बोलते हैं, वोटिंग राइट्स। ठीक है।
दिस प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द किंग, यानी कि जो लुइस 16 किंग था, ये प्रपोजल जो है उसने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। और जब रिजेक्ट किया गया था इस प्रपोजल को, जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो असेंबली से बाहर चले गए थे। उन्होंने असेंबली को छोड़ दिया, ठीक है, बिना कुछ बोले जो है असेंबली को वो लोग बाहर चले गए। जब उनका प्रपोजल था वोटिंग का, वो उन्होंने किंग के द्वारा मना कर दिया गया था, ठीक है। ऑन जून 20 जून दे असेंबल्ड इन इंडो टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सिलीज। और जितने भी 600 मेंबर्स थे, तो 600 मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, वो क्या हुआ 20 जून को एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जो है असेंबल होते हैं, ठीक है, वर्सिलीज के, ठीक है। दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली, और वो अपने आप को जो है नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं, और वो कहते हैं कि जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारा जो है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो जाता है। ये बोला गया था 600 मेंबर्स के द्वारा, जो कि थर्ड स्टेट के लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्कीज, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने आप को जो है इंडोर टेनिस स्टेडियम में कोर्ट में जो है अपने आप को जो है उन्होंने नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि हम तब तक इसको खाली नहीं करेंगे, तब तक यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं, जब तक हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार नहीं कर देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का और जो पावर्स थी मोनार्क्स की उसको हम लोग खत्म नहीं कर देते हैं, क्लियर। दिस असेंबली वाज लेड बाय मिराबियू एंड एबेसियस, यानी कि ये जो असेंबली था, नेशनल असेंबली जो इंडोर टेनिस कोर्ट में हुआ था, ये किसके द्वारा लीड किया गया था? ये लीड किया गया 2 लोगों के द्वारा, जो कि एक का नाम था मिराबियू एंड दूसरे का नाम था एबेसियस, ठीक है। मेरा भाई एक काफी ज्यादा बड़े घराने से पैदा हुआ था, बट उसकी जो थिंकिंग थी वो ये थे कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो, सबको अपना अपना अधिकार मिले, ठीक है। वो भले बड़े घराने में पैदा हुआ था, बट उसकी थिंकिंग जो है बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक थी, क्लियर। तो मिराबियू ने जो है एक जर्नल और डिलीवर्ड, मतलब उसने क्या किया था वहां पे असेंबली में, उसने बहुत सारे जर्नल्स लेकर आए जो उसने लिखे हुए थे, ठीक है। और बहुत ही पावरफुल स्पीचेस जो है उसने दिया था, जो असेंबली वहां पे जो असेंबली में जो कंडक्ट किया गया था इंडोर टेनिस कोर्ट में, ठीक है। जो इंडोर टेनिस कोर्ट था उसमें जो असेंबली एसोसिएट किया गया था, उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल जो है स्पीचेस दिए गए थे, किसके द्वारा? मिराबियू के द्वारा, और बहुत सारे जर्नल जो है उसने लिखे भी थे, क्लियर। एबे वाज priest who wrote influential pamphlet called What is the Third State, और जो एबे था वो एक प्रीस्ट था, पुजारी था, ठीक है। बट वो काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक चीजों में बिलीव करता था, और उसने जो है एक पैम्पलेट छापा था जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट, क्लियर। तो उसके अंदर बहुत सारी डेमोक्रेटिक चीजें लिखी गई होंगी उसमें, क्लियर। तो आई होप यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर हो गया कि अभी ऑलराइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जो है नेशनल असेंबली जो अपना काम कर रही थी, नेशनल असेंबली जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का काम कर रही थी, ठीक है। तो उसी समय क्या हुआ, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस फेस्ड अ ग्रेट टर्मोइल, ठीक है। तो उसी समय फ्रांस में जो है जो बाकी के फ्रांस के जो पार्ट्स है वहां पे बहुत ही बड़ा एक समस्या खड़ा हो गया था। वो समस्या क्या था कि जो विंटर्स में बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से हार्वेस्ट जो था, जो फसल थे, जो क्रॉप्स थे, वो बर्बाद हो चुके थे, क्लियर। द सीवियर विंटर मेंट बैड हार्वेस्ट, यानी कि जब बहुत ज्यादा सर्द पड़ी थी वहां पे फ्रांस में, तो जो क्रॉप्स थे, जो उस समय कटाई के जो क्रॉप्स थे वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो द सीवियर विंटर मेंट बैड हार्वेस्ट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्रेड्स। तो बैड हार्वेस्ट के कारण क्या हुआ कि जो ब्रेड्स थे, ठीक है, जो ब्रेड थे उसके दाम बढ़ने लग गए, ठीक है। जो बेकर्स जो है इस सिचुएशन का फायदा उठाने लग गए, ठीक है। जो ब्रेड बनाने वाले थे वो इस सिचुएशन का फायदा उठाने लग गए, और फायदा इन द सेंस कि उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं, ठीक है। और होर्डेड सप्लाई, और जो सप्लाई थी ब्रेड की वो अपने आप पास इकट्ठा कर लिया, ताकि जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी लोगों को तब मैं ऊंचे दामों में बेचूंगा। यानी कि होर्ड का मतलब क्या होता है? जमाखोरी, ठीक है। तो जमा करके उन्होंने रख लिया था। तो जमा करके जो है उन्होंने सप्लाईज पूरा ब्रेड का वो अपने पास रख लिया, ठीक है, ताकि जब बहुत ज्यादा नीड होगी, सिचुएशन जब देखा जाएगा तब उसको महंगे दामों में बेचा जाएगा, क्लियर। ड्यू टू स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स एट द बेकिंग शॉप्स, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। और यही इसका
इसका जवाब क्या मिला फिर कि जो लोग थे जो बहुत देर तक लंबे समय तक जो है बहुत लंबी लाइन में बनाकर जो है दुकानों में खड़ा होकर जो ब्रेड का वेट कर रहे थे खरीदने के लिए, तो बहुत ज्यादा उनमें आक्रोश और गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से क्या किया उन्होंने दुकानों में घुसकर जो है बहुत तोड़फोड़ जो है दुकानों में कर दिया था और वहां से जो है ब्रेड लूट कर वो लोग चले गए थे। क्लियर, ऐसा सिचुएशन आ गया था। ड्यू टू स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स एट द बेकरी शॉप्स, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। ठीक है, तो गुस्से में क्या किया उन्होंने, जो दुकानें थी वहां पे बेकरी की, वहां पे वो लोग घुस गए दुकान में जबरदस्ती और वहां से जो है ब्रेड्स को लेकर बाकी जो चीजें थी वो लोग लेकर वहां पे भाग गए थे। ऐसा सिचुएशन आ गया था फ्रांस में जब बैड हार्वेस्ट के कारण। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर द ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस, और उसी टाइम क्या जब सिचुएशन जब बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गया तो जो किंग था लुईस 16 उसने क्या किया कि अपने ट्रूप्स को जो है जो आर्मी थी उनको जो है पेरिस में भेज देता ताकि ये सिचुएशन कंट्रोल करे। ऑन जुलाई 14 द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड इनटू एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल फोर्ट, और उसी कारण इसका जवाब भी क्या हुआ था, जब आर्मी आ गई थी बहुत ज्यादा अंदर पेरिस में, तो वहां पे क्या जो क्राउड था वहां पे, ठीक है, पेरिस के स्ट्रीट्स में जो क्राउड था उसने क्या किया 14 जुलाई को वो एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है घुस गए कहाँ पे, बेस्टाइल फोर्ट में। वहां पे एक बेस्टाइल फोर्ट एक किला है, वहां पे घुस गए और वहां पे जो है उसको पूरा तोड़फोड़ कर दिया था। वो फिर एक और अफवाह फैली कि जो विलेज टू विलेज यानी गांव से गांव टू गांव एक और अफवाह फैली कि जो लॉर्ड ऑफ मैनोर था, लॉर्ड ऑफ मैनोर मतलब कहने का मतलब है, मैनोर करने का मतलब है एक बड़े बड़े मैंशन, ठीक है, बड़े बड़े जमीनों के मालिक, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको मैनोर कहा जाता था। क्लियर, तो जो बड़े बड़े जमीनों बड़े मैंशन के जो मालिक थे उन्होंने जो है गुंडों को बुलाकर जो है जो क्रॉप्स थे, जो कहीं कहीं जो क्रॉप्स बचे हुए थे उसको बर्बाद करने का ऑर्डर दे दिया था। तो ये अफवाह फैली थी कि जो मैनोर थे, बड़े बड़े मैनोर कौन थे, जो बड़े बड़े मैंशन और बड़े बड़े फार्म हाउसेस के मालिक, उन्होंने क्या ये अफवाह फैला कि इसने जो है बड़े बड़े गुंडों को मतलब गुंडों को अपॉइंट करके जो है इसने ब्रिगेंड्स को अपॉइंट करके जो है क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया है। ठीक है, इसी डर के मारे क्या हुआ, इसी डर के कारण क्या हुआ कि ड्यू टू द फियर द पीसेंट्स इनटू डिस्ट्रिक्ट्स ही रोज एंड पिच फॉक्स एंड अटैक्ड द चैटिक्स। तो इसी डर के मारे क्या हुआ कि जो पीसेंट्स थे जो हर अलग अलग जगहों पे, उन्होंने अपने क्रॉप्स को बचाने के डर के मारे जो है उन्होंने क्या किया कि जो होस्ट थे, जो चाकू भाले होते थे, ठीक है, बड़े बड़े महलों में, वहां पे तो वहां पे उन्होंने सीज किया, वहां पे गए अंदर घुसे। चैटिक्स क्या है, चैटिक्स एक बड़ा एक महल था, ठीक है, जिसमें राजा कैसल था या फिर कैसल कह सकते हो या फिर रेसिडेंस कह सकते हो, जो कि एक किंग या नोबल मैन का होता है। ठीक है, किंग या नोबल मैन का जो कैसल होता है उसको बोलते हैं चैटिक्स। ठीक है, तो चैटिक्स में वो लोग घुस गए थे, ठीक है, और वहां पे जो भाले थे, जो वहां पे जो क्या बोलते हैं तलवार भाले जो भी थे वहां पे उसको लिया और अटैक कर दिया था चैटिक्स में, जो उसका नोबल मैन था, जो किंग था उसमें। क्लियर, दे लूटेड होर्डेड द ग्रेन्स एंड बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट्स, और साथ साथ क्या किया उन्होंने इसके अंदर जाकर जो है उन्होंने जो ग्रेन्स थे वहां पे, जो फूड ग्रेन्स रखे हुए थे उसको लूट कर लिया। ठीक है, वहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे लाइक जो ड्यूज, जो मोनार्कियल जो ड्यूज बाकी थे, जो भी जो टैक्सेस जो लग रहे थे, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वहां पे उसको सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने। क्लियर, दे लूटेड होर्डेड यानी जितने भी फूड ग्रेन्स वहां पर यहाँ पे थे चैटिक्स में, वहां पे सारा लूट लिया था इन्होंने, और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक टैक्सेस और जो भी ड्यूज बकाया जो भी थे उनके, जो भी मोनोरियल ड्यूज थे, जो भी पीसेंट्स के ड्यूज थे, टैक्सेस थे, वो सारा का सारा जला दिया था, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां अवेलेबल थे, जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल थी वहां पे। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड देयर होम्स एंड मेनी ऑफ द लेफ्ट फॉर द नेबरिंग कंट्रीज, यानी और इसी डर के मारे क्या हुआ कि जो नोबल्स थे वहां के, जो नोबल्स थे चैटिक्स में या फिर अलग अलग जगहों पे जो नोबल्स थे, इसी डर के मारे क्या किया कि उन पे भी अटैक ना हो जाए, डर के मारे उसने जो है कईयों ने तो अपना घर छोड़ दिया या फिर और कईयों ने क्या किया कि दूसरे कंट्री में वो लोग भाग गए। क्लियर, इतना डर बैठ गया तो उन लोगों में। फेस विद द फियर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स लुईस 16 फाइनली अकॉर्डेड द रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इसी डर के मारे क्या हुआ, जब
जो लियो 16 था उसको भी बहुत ज्यादा डर हो गया था उनके पावर से, जो रेवोल्यूशनरी पावर्स है उनको उनके पावर्स जो है काफी ज्यादा लियो 16 डर गया था। तो फाइनली उसने क्या किया कि जो नेशनल असेंबली का जो रिकॉग्निशन था उसको उनको दे दिया था कि तुम लोग ठीक है, तुम लोग एक नेशनल असेंबली हो और तुम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट कर सकते हो। क्लियर। और उसने ये भी मान लिया कि ठीक है मैं तो किंग रहूंगा, मैं तो किंग बस नाम कराऊंगा और जो भी पावर्स होंगे मेरे वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। उसने ये माना। ठीक है। देखो, फेस विद द फियर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, रिवोल्टिंग सब्जेक्ट मतलब जो रिवोल्यूशनरी थे। ठीक है। लियो 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, यानी कि उसने नेशनल असेंबली को उसका रिकॉग्निशन, उसकी पहचान दे दी थी। एंड एक्सेप्टेड दैट हिज पावर्स वुड रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने मान लिया था कि जो मेरे उसके जो उसके पावर्स होंगे लियो 16 के, वो पूरा का पूरा जो है किसके हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। ठीक है। उसी तरह 4 अगस्त 1789 को जो है 4 अगस्त 1789 को द असेंबली पास रेजोल्यूशन एबॉलिशिंग फ्यूडल सिस्टम ऑफ एबॉलिगेशन एंड टैक्सेस, और 4 अगस्त 1789 को जब उनका रेजोल्यूशन तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, तो उसने रेजोल्यूशन पास किया कि जितने भी तुम्हारे फ्यूडल सिस्टम थे, ठीक है, और टैक्सेस जो थे सारा का सारा खत्म जो हो जाएगा, जो भी पूर्वजों के जो पहले के जमाने के जो भी रूल्स रेगुलेशन थे सारा खत्म कर दिया जाएगा। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी गेव अप देयर प्रिविलेजेस, जो भी मेंबर जो क्लर्जी ग्रुप के, जो नोबिलिटीज ग्रुप के जो भी उनको प्रिविलेजेस दिया गया था बाय बर्थ, ठीक है, या हाई क्लास होने के कारण सारा का सारा जो है वो सुख सुविधा खत्म कर दी गई। तिथिस मतलब एग्रीकल्चर टैक्स। ठीक है। एग्रीकल्चर टैक्स को खत्म कर दिया गया। लैंड्स ओन बाय चर्च वाज कॉन्फिस्केटेड, यानी कि जो चर्च के द्वारा क्लर्जी जो थे, जो चर्च के लोग थे, उनके द्वारा जो भी जमीनें उनके पास थी वो सारी की सारी जमीनें जो है कॉन्फिस्केशन, यानी कि नेशनल असेंबली ने जो है अपने कब्जे में कर लिया था। क्लियर। फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट एक्वायर्ड अबाउट 2 मिलियन लीवर्स, यानी कि जो कर्ज था, जो 2 बिलियन का करीब जो कर्ज हुआ था फ्रांस के गवर्नमेंट पे, वो पैसा जो है पूरा का पूरा इस रेवोल्यूशन के द्वारा आ गया था। और 4 अगस्त 1989 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था फ्रांस का। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा था आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन की कैसे कैसे जो है रेवोल्यूशन किया गया और क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे जो है रूल्स वहां रेवोल्यूशन चेंज हुए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है। टॉपिक वही है द आउटब्रेक रेवोल्यूशन। ठीक है। उसका सब टॉपिक है जिसका नाम है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि फ्रांस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी है और साथ साथ वहां पे मोनार्की भी चलती है वहां पे। ठीक है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, यानी कि जो है जो फ्रांस की गवर्नमेंट जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो टेनिस कोर्ट में उन्होंने जो असेंबली बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए। ठीक है। तो उस समय जो है नेशनल असेंबली जो फ्रांस की थी उन्होंने जो है 1791 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट मतलब कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आउटलाइन जो है पूरा तैयार कर लिया था उसने। ठीक है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, यानी कि जो भी मोनार्कियल सिस्टम थे उस टाइम पे फ्रांस में, उन सबके पावर्स को जो है खत्म करने की बात जो है मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन एम था वहां कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कि जो भी मोनार्कियल पावर्स हैं, जो भी मोनार्कियल सिस्टम है उसको खत्म किया जा सके। क्लियर। They wanted the powers to be divided into different institutions, और जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, ठीक है, वो चाहते थे कि जो पावर्स है नेशनल असेंबली की वो डिवाइडेड हो जाए किस किस में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशियरी में। ठीक है। यानी कि वहां पे जुडिशियल सिस्टम हो, न्यायिक व्यवस्था हो, वहां पे एग्जीक्यूटिव हो, यानी कि ऐसे लोग हो जो रूल्स और रेगुलेशन, जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं, जो प्लान्स बनते हैं, ठीक है, एक स्टेट को चलाने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना ही एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव हो और लेजिस्लेचर हो। लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पे नेता जो ग्रुप होता है, जो प्रधानमंत्री हो गया, ऑपोजिशन पार्टी हो गई, जो अभी इलेक्टेड पार्टी है, ठीक है, तो उन सबको मिलाकर जो है हमारा लेजिस्लेचर बनता है। विधानसभा, लोकसभा जो हमारा इंडिया में चलता है, वहां पे भी जो है जितने भी पॉलिटिशियंस थे उनको मिला के जो है लेजिस्लेचर बनाया जाए। ठीक है। उसी तरह एग्जीक्यूटिव हो और उसी तरह जुडिशियल सिस्टम भी जो है बनाया जाए फ्रांस के लिए। क्लियर। तो ये
उनका मेन मकसद भी था कि मोनार्की को हटाया जाए और पावर्स जो है नेशनल असेंबली के उसको जो गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, ताकि जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। क्लियर? फिगर देखो, एक पेज नंबर 10 पे एक फिगर बना हुआ है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस। ठीक है, उस पेज को एक बार देखना। ठीक है, समझ में आ जाए तो गुड एंड वेल एंड गुड, बट अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिया क्या दिक्कत आ रही तुम लोगों को वहां समझने में। ठीक है, वहां पे दिखाया गया कि एक साइड तुम्हारा जुडिशियरी है, मतलब पावर जो 3 पार्ट्स में जो डिवाइड होता है उसको शो किया गया है वहां पे, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स। ठीक है, जुडिशियरी जो है वहां इलेक्टेड डायरेक्टली बाई वो सारे लोगों के द्वारा इलेक्टेड दिखा रहा है, जिसमें जो 25 ईयर्स अबव है और जो टैक्स पे करते हैं। ठीक है, वही किंग है और तुम्हारा मिनिस्टर्स है जो कि कौन है, एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, और यहाँ पे दिखाया तुम्हारा साइड में, वहां पे तुम्हारे लेजिस्लेचर्स है, यानी कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स होंगे और इलेक्टर्स होंगे, और उसके नीचे जो है जो वोट देने वाले लोग हैं उनकी दिखाई होगी, और सबसे नीचे जो है वो सारे वो लोग हैं जो वोट नहीं दे सकते हैं बीच में, men and women who are not entitled to vote as they do not pay the taxes, and the lowermost part shows those citizens who are below 25 years of age. Clear? So this is the figure mentioned in the page, in figure 7.1 on page number 10. Clear? So try to look at it and observe things there, and try to understand that. However, if you don't understand that, please do not worry, just mention in the comment box. I'll explain it there. All right, so do not worry about it. So the constitution of 1791 gave the national assembly power to make laws indirectly, यानी कि जो नेशनल असेंबली था उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था 1791 में, ठीक है, उसने नेशनल असेंबली को पावर दे दिया था कि जो 1791 कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता था कि जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। क्लियर? इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि जो सिटीजन्स हैं, जो जिनको वोट देने का अधिकार है, वो इलेक्टर्स को चूज करेंगे, और इलेक्टर्स जो है नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे। यानी कि जैसे इंडिया में होता है इंडायरेक्ट वोट, जैसे प्रधानमंत्री के हम लोग एमएलए को चूज करते हैं, ठीक है, एमपी को चूज करते हैं यहाँ से अपने अपने इलाकों से, और वो एमपी क्या करते हैं कि लोकसभा के मेंबर्स को हम लोग चूज करते हैं, ठीक है, और वो सारे मेंबर्स क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री को चूज करते हैं या फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं। तो उसी तरह जो है यहाँ पे भी सिस्टम था कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस का लॉ बनाया गया था, कानून बना था कि सिटीजन्स जो है वो इलेक्टर्स को चूज करेंगे, और इलेक्टर्स जो चूज करेंगे जो नेशनल असेंबली में बंदे होंगे, जो मिनिस्टर्स यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं। क्लियर? तो नेशनल असेंबली के बंदे वही होंगे, मेंबर्स वही होंगे जिनको इलेक्टर्स इलेक्ट करेंगे, और इलेक्टर्स कौन इलेक्ट करेगा? हम सिटीजन्स। ठीक है, तो ये रूल बनाया गया था वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस का। अब देखो, अधिकार जो है वोट देने का वो किसको था? ओनली पर्सन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड 3 days वेजेस एज टैक्सेस, यानी कि जो 25 साल से ऊपर होगा और जो टैक्सेस पे करता है 3 days का, जैसे 3 days का जो उसका कमाई है वो अगर टैक्स के रूप में अगर टैक्स के फॉर्म में अगर पे करता है, ठीक है, मान लो उसकी एक बंदे की इनकम है 6000, ठीक है, तो पर डे का कितना हो गया? 200, तो 600 रुपए का टैक्स भरेगा 3 दिन का, तो वो उसको जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए होगा, और वो उसका एज जो है 25 ईयर्स अबव एज होना चाहिए। क्लियर? तो ये था उनका फंडा कि किसको जो है वोटिंग राइट्स मिलेगा। द रिमेनिंग मेन एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट, और जो बाकी के जो लोग हैं, जो मेन एंड वुमेन थे, जो इलेक्टेड, और एक और बात, जो 25 ईयर्स अबव एज थे और जो टैक्सेस पे करते थे इनका, उनको एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता था। क्लियर? वैसे उसी तरह जो रिमेनिंग बच जाते थे 25 ईयर्स वाले या 25 ईयर्स से कम वाले जो टैक्सेस पे नहीं करते थे या वुमेन्स, उनको पैसिव सिटीजन्स कहा जाता था और उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था। अब देखो, एक इलेक्टर
ठीक है। अब इलेक्टर या फिर एक मेंबर असेंबली का होने के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी थी, क्या क्या क्वालिफिकेशंस थे, ठीक है। द मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट टैक्स पेयर, यानी कि अगर मेंबर इलेक्टर बनना है या फिर नेशनल असेंबली का मेंबर बनना है तो उस बंदे को जो है, उस पर्सन को जो है, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोग होते थे उनमें शामिल होना पड़ेगा। यानी कि सबसे ज्यादा टैक्स दोगे तो तुम्हें जो है मेंबर बनाया जा सकता है असेंबली का, अगर चूज होते हो तो, या फिर तुम इलेक्टर बन सकते हो। यानी कि जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स थे, जो हाईएस्ट टैक्स पेयर थे, जो उनके यूनिट्स थे, वही जो है लोग इलेक्टर या फिर नेशनल असेंबली में चूज होते थे। कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन डिक्लेयरिंग राइट्स ऑफ मैन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1791 का, तो उसने एक राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स का जो है डिक्लेरेशन किया था। यानी कि मैन और सिटीजन्स का क्या क्या राइट्स होगा, ठीक है। जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी कि ये जो है राइट्स जो है सिटीजन्स के लिए बनाया गया था फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में, ठीक है। तो पहला लॉ क्या था कि राइट टू लाइफ, यानी कि जिंदगी जीने का अधिकार, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी कि अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने ओपिनियन रखने का अधिकार, और इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, ठीक है। तो ये चार जो चार लॉ थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस के 1791 में लागू किया गया था। दीज राइट्स वर नेचुरल एंड इनएलिएनेबल, यानी कि ये जो राइट्स थे ये नेचुरल थे और ये अधिकार प्रति व्यक्ति को मिलेगा बाय बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है वो उस बंदे को मिलेगा, यानी कि टू एवरी सिटीजन। इनएलिएनेबल मतलब किसी को छाटा नहीं जाएगा, क्लियर। इट ऑल्सो बिकेम द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और जो नेशनल असेंबली था, जो कि जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, इनकी ड्यूटी थी कि जो अधिकार मिले हुए लोगों को, ठीक है, ये उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि उनको इनके अधिकारों को जो है सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बचाव करेंगे, क्लियर। इनसे ये वो मेक श्योर करेंगे कि जो इनके जो अधिकार मिले हुए लोगों को उनका कोई दुर्व्यवहार ना करे या फिर उनसे किसी का अधिकार ना छीने, क्लियर। तो ये है तुम्हारा फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का फंडा की कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1791 में, और क्या क्या अधिकार दिया गया था, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कि जो मोनार्कियल पावर्स है उसको खत्म किया जा सके और पावर्स को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के फॉर्म में, क्लियर। राइट, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रांस abolishes monarchy and becomes constitutional republic, ठीक है, constitutional republic. So now after constitution was made in 1791, the France tried to abolish the monarchy, यानी कि monarchy जो monarchical form गवर्नमेंट था, सिस्टम था, ठीक है, उसको खत्म करने का सोचा था और अपने आप को जो एक रिपब्लिक बनाना चाहता, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा गवर्नमेंट जो एक इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ देयर कंट्री एंड दे हैव द राइट टू चूज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल, ऑलराइट। So, although Louis XVI signed constitution, he made a secret negotiation with the king of Prussia. अब जो लुइस 16 था, भले ही उसने कॉन्स्टिट्यूशन साइन तो कर दिया था, ठीक है, बट उसने गद्दारी ये करी कि जो प्रशियन किंगडम था उस टाइम पे, जो प्रशिया के स्टेट्स थे, उसके साथ इसने एक सीक्रेट नेगोशिएशन मतलब एक डील किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। Rulers of neighboring countries were worried about the developments in France and hence they sent troops to put down the events taking place in France since 1789. यानी कि जब लुइस 16 ने जब किंग ऑफ प्रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर एग्रीमेंट किया, बातचीत नेगोशिएशंस किया सीक्रेटली, ठीक है, तो उसको देखते हुए जो रूरल कंट्री के बाकी जो मोनार्कियल गवर्नमेंट स्टेट्स हैं, उन्होंने क्या किया कि जो डेवलपमेंट चल रहे थे फ्रांस में, उसको वो डेवलपमेंट्स काफी ज्यादा घबरा गए थे, ठीक है, जो पड़ोसी के बाकी जो राज्य थे, ठीक है। यही घबराने का क्या, उन्होंने जो है एक ट्रूप्स यानी कि कुछ पुलिसमैन को जो है
फ्रांस में भेज दिया था। ट्रूप्स मतलब आर्मीज हो गए हैं, ठीक है, जो भी डिफेंस के लोग होते हैं उनको सारा भेज दिया था फ्रांस में, ताकि जो भी डेवलपमेंट से काम हो रहा है फ्रांस में उसको जो है वो लोग खत्म कर सके, उसको रोक सके। क्लियर? जो कि कब से फ्रांस में चल रहा था? 1789 से, जब रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में। उससे पहले पहले क्या हुआ कि जब तक वो ट्रूप्स को भेजते हैं यहाँ पे हमारे तो फ्रांस में, तो नेशनल असेंबली ने जो है एक वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ क्या किया, नेशनल असेंबली का जो फ्रांस का था उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और उस वॉर में जो है बहुत सारे लोग जो बहुत सारे जो देशवासी थे फ्रांस के, उन्होंने बहुत ज्यादा वॉलंटियर किया था उस वॉर में। क्लियर? थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइंड दिस वॉर एज दे सॉ दिस वॉर अगेंस्ट द किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। यानी कि जो वॉलंटियर्स जो देशवासी थे फ्रांस के, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था इस वॉर में, जो कि ऑस्ट्रिया प्रेशिया के साथ डिक्लेयर किया था नेशनल असेंबली ने। ठीक है, और वो इसलिए भी उन्होंने ये पार्टिसिपेट किया था इस वॉर में क्योंकि उनको लगता था कि ये जो वॉर है, ये इस वॉर से जो है अरिस्टोक्रेसी और जो अरिस्टोक्रेसी है और जो किंग्स के जो पावर्स है वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि ये राजाओं के और अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के खिलाफ ये वॉर की जा रही है, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट करने का सोचा इसमें। क्लियर? पेट्रियोटिक सॉन्ग सच एज मार्सिलेज, मर्सीलाइसे। ठीक है, ये जो है पेट्रियोटिक सॉन्ग, ये मर्सीलाइसे जो है, ये उसमें बहुत ज्यादा यूरोप में गाना, ये जो पेट्रियोटिक सॉन्ग है ये बहुत ज्यादा लोगों ने गाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसको जो है एक जॉर्ज डी एल्से, जो ठीक है जॉर्ज डी एल्से एक बंदा था, उसने इस सॉन्ग को कंपोज किया था। क्लियर? और ये जो सॉन्ग है ये कहाँ से निकला था? ये मार्सियाली से एक जगह है फ्रांस में, वहीं से जो इस सॉन्ग का कंपोजिशन किया गया था जॉर्ज डी एल्से द्वारा। क्लियर? और ये पूरे यूरोप में जो है ये बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया था ये गाना। बहुत ज्यादा लोग इस गाने को जो है गाने लग गए थे जब ये वॉर छिड़ा था। क्लियर? और यही गाना जो है बाद में जो है फ्रांस का नेशनल एंथम बना था। क्लियर है? रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट इनॉर्मस लॉस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो रेवोल्यूशनरी वॉर हुआ था, जो रेवोल्यूशनरी वॉर किया गया था ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ, इस वॉर में जो है फ्रांस को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक का डिफिकल्टी, यानी कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ा था, बहुत ज्यादा दिक्कतें से फेस करनी पड़ी इस वॉर में, और बहुत ज्यादा उसको फाइनेंशियल लॉस भी देखने को मिला था। क्लियर? मेन वर आउट इन फ्रंट फाइटिंग वॉर वाइल वुमेन लुक्ड आफ्टर देयर फैमिलीज एंड अर्न देयर लिविंग। और क्योंकि ज्यादातर जो मेल लोग थे, ठीक है, उस समय फ्रांस में, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे लिखा है थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जॉइन द रेवोल्यूशनरी वॉर, तो उस वॉर में जो है जो मैन थे, जो भी मैन थे, जो भी आर्मीज थी, ठीक है, उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था इस वॉर में। ठीक है, तो मैन जो थे ज्यादातर फैमिलीज जो जो वहाँ पे जो सिटीजन्स थे फ्रांस के, उन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, पर्टिकुलरली मेल लोग। क्लियर? और जो वुमेन्स थी वो वहां पर अपना लाइवलीहुड जो अर्न करते थे और फैमिलीज को देखभाल करती थी। क्लियर? तो इस तरह से जो है वुमेन और मैन ने वहां पर अपना रोल निभाया था रेवोल्यूशनरी वॉर्स के लिए और अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बनाने के लिए। क्लियर? लास्ट सेक्शन of the population joined this war as political rights in Constitution of 1791 was given only to the richer sections of the society। और उनका ये भी मानना था, और बहुत ज्यादा लोगों ने इस वॉर को ज्वाइन क्यों किया था, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ने इस वॉर को क्यों और फ्रांस के साथ क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनको लगता था कि जो पॉलिटिकल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल राइट है, वो सिर्फ राइट्स किसको मिला हुआ है? वो सिर्फ उन लोगों को मिला हुआ है जो बहुत ज्यादा अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ अमीरों को जो है पॉलिटिकल राइट्स का अधिकार मिला हुआ था, इसलिए जो है उन्होंने इस चीज को खत्म करने के लिए इस वॉर में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। उसी समय क्या हुआ कि जो ज्यादातर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज की जो बातें की जाती थी वो कहाँ की जाती थी? वो सारे पॉलिटिकल क्लब्स में किए जाते थे। ठीक है, तो पॉलिटिकल क्लब्स वाज एन इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट वेयर पीपल विश टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज। यानी कि पॉलिटिकल क्लब ही ऐसा एक मिलने का पॉइंट था। ठीक है, मिलने का पॉइंट था और डिस्कस करने का पॉइंट था, जहां पे से वो लोग गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्कस कर सकते थे। क्लियर? द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज द जैकोबिन। ठीक है, और पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा था? जैकोबिन क्लब हुआ था। क्योंकि, और इसका नाम कहां से आया था? सेंट जो कॉन्वेंट था, सेंट जोकॉब का जो कॉन्वेंट था बिल्डिंग,
ठीक है, बिल्डिंग ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग। तो वहां का जो सेंट जेकब था पेरिस का, उसके वजह से ये नाम जो है जैकोबिन्स क्लब का पड़ा था। क्लियर। और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ये क्लब माना गया था उस समय फ्रांस में। वुमेन टू हु वर एक्टिव इन पॉलिटिक्स फॉर्म देयर ओन क्लब्स। और वुमेन्स जो बहुत ज्यादा एक्टिव थी पॉलिटिक्स में, और बहुत ज्यादा जो इस टाइम पे जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वॉर में, ठीक है, पॉलिटिक्स में, वो भी उन्होंने भी जो अपना क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन वर लेस प्रॉस्परस। और अगर बात की जाए जैकोबिन्स क्लब की, तो वहां के जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, उसके बहुत ज्यादा कम अमीर के लोग थे, मतलब बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं थे। ठीक है, वो देखो, दीज इंक्लूड शॉपकीपर्स, आर्टिसंस लाइक शू मेकर्स। ठीक है, वो कौन कौन से लोग थे? शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक्स थे, जो वॉच मेकर थे, प्रिंटर्स थे, एज वेल एज डेली वेज अर्नर्स। तो ये लोग जो थे उसके ज्यादातर मेंबर्स हुआ करते थे जैकोबिन क्लब के। क्लियर। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी। यानी कि ये जो है जैकोबिन क्लब का जो मेंबर्स थे उनका लीडर हुआ करता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी। दे वो, अब उनका पहनावा का देखो, अब देखो कैसे अपने आप को पहचानते थे वो लोग। दे वोर लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स, यानी कि जो पैंट पहनते थे वो लोग, उसमें बहुत धारी, मोटे मोटे धारी वाली लाइन बनी रहती थी। ठीक है, इसके वजह से दिस वॉज सेट देम अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शन सोसाइटी सच एज नोबल्स। यानी कि जो नोबल लोग थे, ठीक है, जो कलर्जी नोबल्स लोग थे, वो ये जो पैंट था ये उनको उनसे अलग करता था। ठीक है, नोबल जो थे काफी ज्यादा फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग माने जाते हैं, जो कि सिर्फ नी तक की पैंट पहनते थे, नी ब्रीचेस जिसको कहते हैं। क्लियर। दी जैकोबिन्स वर नोन एज सैन कुलोटेस। ठीक है, तो जो जैकोबिन्स थे उनको क्या बोलते थे? सैंस कुलोटेस, मीनिंग विदाउट नी ब्रीचेस। यानी कि जो जैकोबिन क्लब्स के लोग हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे? सैन क्लूटेस, जिसका मतलब होता है नी विदाउट नी ब्रीचेस, यानी कि बिना नी ब्रीच वाले पहनने वाले। दे ऑल्सो वेयर रेड कैप्स विच सिंबलाइजेज लिबर्टी। और जो जैकोबिन्स क्लब के लोग थे वो क्या बोलते थे? रेड कैप भी पहनते थे। क्लियर, जो क्या सिंबलाइज करता था कि ये लिबर्टी शो करता था। बट वहां पे जो वुमेन्स थी, वुमेन्स को जो है वहां पे कैप पहनना अलाउड नहीं होता था। क्लियर। तो आई बिलीव ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, और फिर भी ना हो तो प्लीज सेक्शंस में, कमेंट सेक्शन में मुझसे तुम पूछ सकते हो कि कौन सा लाइन, कौन सा पॉइंट जो है तुम लोगों को समझ नहीं आया है। और इस पीडीएफ में इस टॉपिक को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह जो है क्या क्या चीजें हुई थी जिसकी वजह से जो फ्रांस था उसने मोनार्की को खत्म किया था और कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक को स्थापित किया था अपने कंट्री में। ठीक है, तो ये प्लीज एक बार इस टॉपिक को पढ़ लेना, रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। क्लियर। हमने देख लिया था कि दे ऑल्सो वेयर रेड कैप विच सिंबलाइजेज लिबर्टी, यानी कि जो लाल कैप वो लोग पहनते थे मेंस लोग जैकोबिन क्लब के, वो लिबर्टी सिंबलाइज करता था। ठीक है, और वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वेयर द कैप्स, यानी कि जो औरतें थी उस ग्रुप में जैकोबिन क्लब में, उनको जो है कैप पहनना अलाउड नहीं था। तो अब क्या हुआ था कि 1792 में क्या किया, जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। अब क्या, अब जैसे कि वहां पे बहुत ज्यादा शॉर्ट सप्लाईज होता है फूड का और प्राइसेस बढ़ रहे थे, इसके वजह से जो पेरिस के लोग थे उन्होंने, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इस चीज से बहुत ज्यादा आक्रोश और गुस्से में आ गए थे। ठीक है, और उन्होंने एक इंसरेक्शन प्लान किया। इंसरेक्शन मतलब घुसपैठ का, क्या बोलेंगे, एक घुसपैठ का इन्होंने एक प्लानिंग किया कि हम लोग जो है, जो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज है, ठीक है, जो कि एक किंग का पैलेस था, ठीक है, वहां पे उन्होंने जो है अटैक किया था। एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। ऑन 10th अगस्त दे स्टॉर्म्ड इनटू द पैलेस ऑफ ट्यूलिरिस, ठीक है, ट्यूलिरिस, मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड एंड मेड द किंग होस्टेज। ठीक है, तो 10 अगस्त को क्या किया उन्होंने, वो सीधा जो है पैलेस ऑफ ट्यूलिरिस में जो है उन्होंने घुस गए थे और जो भी उसके गार्ड्स थे, ठीक है, जो भी किंग के गार्ड थे उसको खत्म किया और किंग को जो है होस्टेज बना लिया था। क्लियर। लेटर दे असेंबली इम्प्रिजेंट देम। और जब उसको होस्टेज बनाया गया था उस किंग को, ठीक है, तो उन्होंने उसको, जो असेंबली था फ्रांस का, उन्होंने उनको बाद में क्या किया था, जेल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, दोबारा इलेक्शन हुए। ठीक है, और उस इलेक्शन में जो है
दोबारा जो है वहां पे असेंबली का इलेक्शन हुआ, ठीक है। और उस इलेक्शन, क्योंकि वहां का जो किंग था वो किंग को तो उन्होंने जेल में भेज दिया था, ठीक है, तो दोबारा इलेक्शन हुआ। तो और उस इलेक्शन में खास बात ये थी कि जो भी मैन जो कि 21 ईयर्स ऑफ अबव एज के थे और जिनके पास, और रिगार्डलेस ऑफ दियर प्रॉपर्टी, यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी हो या चाहे ना हो, ठीक है, उसको देखते हुए जो है उन्होंने जो भी 21 अबव के एज के थे और जिसका प्रॉपर्टी हो या चाहे ना हो, सबको जो है वोटिंग देने का अधिकार दे दिया था, ठीक है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन, और उस असेंबली को नाम क्या दिया गया था? कन्वेंशन, ठीक है। ऑन 21 सितंबर 1792 द मोनार्की वॉज एबॉलिश्ड डिक्लेयरिंग फ्रांस एज अ रिपब्लिक। और 1792, ठीक है, और 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ कि फ्रांस में जो है मोनार्की को खत्म कर दिया गया और वहां पे एक रिपब्लिक फ्रांस को बना दिया गया था। रिपब्लिक कंट्री का करने का मतलब तुम लोगों को भी पता है कि वैसा कंट्री जहाँ पे लोगों को, सिटीजन्स को जो है सरकार चुनने का अधिकार होता है और लोगों को अपने से हेड ऑफ द स्टेट चुनने का भी अधिकार होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक, ठीक है। वहीं जो लुईस 16 था जिसने गद्दारी की थी, ठीक है, जो सीक्रेटली जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, निगोशिएशंस कर रहा था एनिमी कंट्रीज के साथ, उसको जो है डेथ सेंटेंस कर दिया गया था, ठीक है। और 21 जनवरी 1793 में जो है उसको फांसी दे दी गई थी, क्लियर, वो भी पब्लिकली, यानी कि पूरे सिटीजन्स के सामने चौराहे पे। और उसकी जो वाइफ थी एंटोनीटे, ठीक है, उसको भी जो है यही सजा मिली थी कि पूरे पब्लिक के सामने जो उसको फांसी दे दी गई थी, क्लियर। तो आई होप ये टॉपिक जो था ये क्लियर हो गया हो तुम लोगों को, ठीक है, कि किस तरह से जो है जैकोबिन्स क्लब ने आखिर किस तरह से जो है वहां पे चीजों को मैनेज किया गया था, कौन कौन से लोग जो है उसमें शामिल हुए थे, ठीक है, फ्रांस को जो है रिपब्लिक बनाने में। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए आप मुझसे, ठीक है। तो उसको मैं अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपने। आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? द रीन ऑफ पावर, ठीक है, यानी कि द रीन ऑफ टेरर, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? आतंक का शासन, ठीक है। किस तरह जो है जो पीरियड 1793 से लेकर 1794 तक एक आतंक का शासन बना हुआ था जैकोबियन गवर्नमेंट का, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 वाज सीन एज द रीन ऑफ टेरर, यानी कि 1793 से 1794 में 4 का जो काल था, 2 साल का, लगभग 2 साल का काल, ये जो है आतंक का शासन माना जाता था, यानी कि रीन ऑफ टेरर माना जाता था, ठीक है। रीन मतलब शासन, क्लियर, रूल। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो कि जैकोबियन गवर्नमेंट का हेड हुआ, लीडर था, ठीक है। फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, यानी कि बहुत ज्यादा कठोर पनिशमेंट और सीवियर मतलब बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल इसने बना रखे थे अपने गवर्नमेंट में। ऑल दोज whom he saw as enemies of republic, यानी कि जो जिसको भी जो है वो रिपब्लिक का दुश्मन देखता था, जैसे कि एक्स नोबल्स हो गए, ठीक है, कलरगी हो गए, मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, इवन उसके अपने मेंबर्स, ठीक है, अपने पार्टी के मेंबर्स, जो भी जो है उसके रिपब्लिक के आइडिया से जो भी सहमत नहीं होता था, जो भी उसकी बातों को नहीं मानता था, ठीक है, जो भी रिपब्लिक के आइडिया से जो भी रिपब्लिक के जो फ्रीडम्स थे, जो भी लॉ होते हैं, जो, ठीक है, अगर उस आइडिया से अगर वो सहमत नहीं होता है तो उसको जो है वो अरेस्ट करता था, इम्प्रिजन करता था एंड ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, और उसको अरेस्ट करता था वो, ठीक है, जेल करता था, उसके बाद जो है उस पर ट्रायल चलता था, यानी कि उस पर केस चलाया जाता था, क्लियर। If found guilty, he was guillotined. गिल्टोइंड क्या होता था? गिल्टोइंड जो है एक मारने का तरीका होता है जिसमें 2 खंबे होते हैं, ठीक है, और उनमें ब्लेड लगाया रहता है, ठीक है, और बीच में जो है बंदे को खड़ा करके पूरा सर जो है काट दिया करता है, सर जो है उसका धड़ से अलग कर दिया जाता था, ठीक है, उसी को बोलते हैं गिल्टोइंड। बिहेडिंग, जिसको बोलते हैं बिहेडिंग, तो वो कैसा, जैसे मैंने बताया अभी कि वो 2 खंबे होते थे, उसमें ब्लेड लगे होते थे और उसी के बीच में जो है पर्सन को खड़ा करके उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता था, उसी को बोलते हैं गिल्टोइंड। रॉबेस्पियर इश्यूड लॉज प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, भले ही तो गवर्नमेंट जो जैकोबियन गवर्नमेंट में जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो हेड था उसका, ठीक है, जो लीडर था, बहुत ज्यादा
काम तो उसने अच्छे किया था, बट उसने सख्त हार्ड एंड फास्ट रूल होने के कारण जो है लोग उससे काफी ज्यादा परेशान होने लग गए थे, धीरे धीरे उसके सपोर्टर्स ही। क्लियर। देखो जैसे कि उसका अच्छा काम था कि रॉबस्पियर इशूड लॉज प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। ठीक है। मीट एंड ब्रेड वाज रैशनलाइज्ड, यानी कि मीट और प्राइस ब्रेड के जो प्राइसेस थे उसको जो है एक सही लेवल पर ला दिया गया था। ठीक है, जिससे सारे लोग अफोर्ड कर सके उसको। Peasants were forced to transport their grains to cities and sell at the rate fixed by the government। यानी कि जो पीसेंट जिसको जो है पहले मोनार्कियल फॉर्म में, ठीक है, उस मोनार्कियल फॉर्म में एनार्कियल फॉर्म गवर्नमेंट में जिसको जबरदस्ती जो है उनसे टैक्स लिया जाता था और उनको जबरदस्ती अपने फार्म लैंड पे काम करवाया जाता था। ठीक है, बट जैकोबिन गवर्नमेंट में जो है पीसेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू सिटी, यानी कि उसको शहरों में जाके जो है उसको जो भी उसकी उपज थे, ठीक है, जो भी फूड क्रॉप्स थे उसको जो है वो शहरों में जाके भिजवाता था और उस रेट पे जिसपे सरकार ने फिक्स किया था। ठीक है। एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, यानी कि महंगे महंगे जो आटे होते थे उसको जो है वहां पे मना कर दिया गया था फ्रांस में उस टाइम। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट इक्वल क्वालिटी ब्रेड, यानी कि सारे सिटीजन्स को जो है एक समान की क्वालिटी की ब्रेड खाने की इजाजत दे दी गई थी। कोई भी ऊपर नीचे कोई भी नीच जात जो है नहीं देखा जाता था उस टाइम पे। क्लियर। इक्वालिटी वाज शॉर्ट टू प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, यानी कि इक्वालिटी वहां पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी, स्पीच दे देकर या फिर लोगों को एड्रेस करके, लोगों को अनाउंसमेंट कर करके। ठीक है, एड्रेस मतलब उसको लोग एक ग्रुप में एक मीटिंग करना। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोनिसियर, ठीक है, वहां पे मतलब जो पहले जो है सर को जो है वो लोग मोनिसियर कहते थे और मैडम को जो मडामे कहते थे, उस चीज को खत्म कर दिया गया था। क्लियर। ऑल फ्रेंच एंड मेन एंड वुमेन वर सिटोयन एंड सिटोयनी, यानी कि सिटीजन माना गया। क्लियर। चर्चेज वर शट डाउन, यानी कि जितने भी चर्च थे उस टाइम फ्रांस में सबको बंद कर दिया गया और जो उसकी बिल्डिंग्स थी उसको कॉन्फिस्केट मतलब उसको अपने कब्जे में कर जो है उसको आर्मी के बैरिक्स या फिर ऑफिस जो है बनाए गए थे। रॉबेस्पियरी was convicted by a court on July 1794, arrested and sent to Boulogne, यानी कि अब देखो भले ही वो इतना अच्छा काम किया था उसने, बट जो उसके मेंबर्स थे, जो उसके सपोर्टर्स थे, वो बहुत ही ज्यादा उससे परेशान थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल बना रखे थे उसने। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कठोर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसने बना रखे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ लोगों को, उसके सपोर्टर्स को दिक्कत होने लगी और उसने जो है इसके खिलाफ चार्जेस लगा दिए थे, रॉबेस्पियरी के खिलाफ। ठीक है, तो उसको जो है कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया था, मतलब गिल्टी माना गया था। ठीक है, उसको अरेस्ट किया गया और उसको ग्लिटोइन में भेज दिया गया था। उसको जो है उसका सर जो है धड़ से अलग उसको बिएटेड कर दिया गया था उसको भी। क्लियर। तो ये था तुम्हारा जैकोबियन गवर्नमेंट के जो कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी द्वारा चलाया जा रहा था। क्लियर। अब जब ये जैकोबियन गवर्नमेंट खत्म हुआ, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का गवर्नमेंट खत्म हुआ, तो वहां पे एक डायरेक्टरी रूल लाया गया। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, यानी कि किस तरह डायरेक्टरी रूल चलाया जा रहा था फ्रांस में। ठीक है। द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड वेल्थियर पीपल टू सीज द पावर, यानी कि जितने भी गरीब अमीर लोग थे वहां पे उस टाइम पे, बहुत ही अमीर जो लोग थे फ्रांस में जैकोबियन गवर्नमेंट तक। ठीक है, जैसी जैकोबियन गवर्नमेंट खत्म हुआ था, ठीक है, जो वेल्थियर लोग थे उन्होंने पावर अपने हाथों में ले लिया था। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जब पावर में आया था, जब वेल्थियर सेक्शन पावर में आए थे तो इलेक्शन दोबारा हुआ। ठीक है, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, उसको हटाकर जो पहले लिख किया गया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया कि जो ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको जो है वोट देने से मना कर दिया गया था। और वही जैकोबियन गवर्नमेंट में क्या था कि सारे लोगों को जो है 21 जो कन्वेंशन बना था, ठीक है, कन्वेंशन में क्या बना था कि सारे लोगों को जो है 21 साल अबव के जो है उनको वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। ठीक है, बट जब नया गवर्नमेंट दोबारा बना था डायरेक्टरी का, तब उसमें जो है नॉन प्रॉपर्टी, यानी कि जिसका प्रॉपर्टी नहीं था उसको वोट देने से अधिकार से हटा दिया गया था। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर इलेक्टेड, और एक के बदले जो है 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट होने लग गए। ठीक है, दे अपॉइंटेड डायरेक्टरी, और उन्होंने जो है पहले होता था कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव बनता था। ठीक है, बट उसके बदले क्या हुआ, 2 काउंसिल का इलेक्शन होने लग गया। ठीक है, और वो काउंसिल्स क्या करते थे कि एक एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन करते थे। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव को चूज करते थे जिसमें 5 मेंबर्स हुआ करते थे। क्लियर। हाउएवर डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश इन विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट ये जो है जो काउंसिल जो थे, जो 2 काउंसिल्स थे जो एग्जीक्यूटिव्स बनाते थे, जो एग्जीक्यूटिव्स को इलेक्ट करते थे,
5 मेंबर्स के जो एग्जीक्यूटिव होते थे उनको जो इलेक्ट करते थे ये काउंसिल्स, तो इनमें जो है काफी ज्यादा आपस में ज्यादा बनती नहीं थी इनकी, ठीक है, ज्यादा एक दूसरे से असहमति रखने लग गए एग्जीक्यूटिव्स और काउंसिल्स। इसकी वजह से क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव जो बनाए गए थे, ठीक है, डायरेक्टरी जो बनाए गए थे उसको खत्म करना पड़ गया था इन लोगों को, काउंसिल्स को। क्लियर। इसी वजह से क्या हुआ कि जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, बार बार लगाओ, बार बार डायरेक्टरी अपॉइंट करो, फिर हटाओ, फिर दोनों में बहस हो जाती थी, बात आपस में बनती नहीं थी, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी गवर्नमेंट चलाने में। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मिलिट्री डिक्टेटर यानी कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप का वहां पे रूल लागू धीरे धीरे उसने एक रास्ता खोल दिया था कि मिलिट्री डिक्टेटर्स जो है वहां पे आके रूल कर सकते हैं, ठीक है। मिलिट्री के जो लोग थे उन्होंने काफी ज्यादा इसका फायदा उठाया और वहां पे रूल करना शुरू कर दिया। क्लियर। जिसमें सबसे आगे कौन निकला, सबसे सक्सेसफुल निकला, वो नेपोलियन बोनापार्टे, जो कि मिलिट्री डिक्टेटर माना जाता था। क्लियर। यही सब चीजें थी जो पॉलिटिकल, ऑल दीज चेंजेस in the form of government, the ideals of freedom, the equality before law and the fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in the France। ठीक है, यही सब चीजें जो है जो अलग अलग गवर्नमेंट्स आई यहाँ पे, जो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम थे, ठीक है, जो आइडिया ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ था, जो भाईचारा फ्रैटर्निटी का जो यहाँ पे टैग दिया, फ्रैटर्निटी का जो बात कही गई थी यहाँ पे, ये सब चीजें जो है आगे आने वाले फ्यूचर के फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग चीजें बन गई थी सब चीजें। ठीक है, पॉलिटिकल ग्रुप में, ये पॉलिटिकल लाइन में जो है बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग चीजें बन गई थी। क्या क्या, इक्वलिटी फॉर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रैटर्निटी। क्लियर। आई होप ये दोनों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। क्लियर। तो फिलहाल जो है ये यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है, हम आगे की इतना ही यहाँ इस वीडियो में जो है इतना ही मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। क्लियर। बाकी के पार्ट में हमारा और भी जो बचा हुआ है इस पार्ट में, इस चैप्टर में, उसको मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप जो टॉपिक्स मैंने तुम लोगों को पढ़ाया इस पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लियर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक्स बढ़ाए गए हैं उसको प्लीज एक बार आप अपने बुक में पढ़िएगा जरूर। ठीक है, जो पीडीएफ मिलेगा बुक का उसको उससे एक बार जरूर पढ़िएगा। वहां भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज मुझसे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर। और जो पीडीएफ होमवर्क का मिलेगा, जो क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर कॉपी में उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर। और प्लीज जो इंपॉर्टेंट चीजें इसको मार्क भी कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी चीज समझ नहीं आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी चीज समझ नहीं आया आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, सो आई होप कि आप लोगों ने समझ में आया होगा आप लोगों को। क्लियर। तो मैं अलविदा चाहता हूँ। ठीक है, सेफ रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए, जरूरत पर ही घर से बाहर निकलिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।